नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने रचा इतिहास। भारत ने कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के किया पार। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने में देश के चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का रहा अविस्मरणीय योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यों में बेमौसम बरसात से किसानों की फसलों को पहुंचा है भारी नुकसान। राज्य सरकारों ने खराब फसल का आकलन करने के लिए निर्देश ताकि किसानों को मिल सके बर्बाद फसल का मुआवजा। जल्द मिलेगा बीमित फसलों का फसल बीमा का लाभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड जाकर बारिश के बाद के हालात की कर रहे हैं समीक्षा। प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान कार्यक्रम को साकार करने के उद्देश्य के तहत कृषि, हरित आवरण बढ़ाने और स्वच्छता अभियान मिशन 2 के तहत कचरा से कंपोस्ट बनाने पर बल। बांदा जिले का प्रशासन स्वच्छता को लेकर जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक लोगों की सहभागिता कर रहा है सुनिश्चित। और अच्छी फसल की कामना के लिए असम के किसान मना रहे बिहू का त्योहार। असम राज्य के लोग आषाढ़ और श्रावण महीने में धान की पकी फसल को लेकर मनाते हैं उत्सव। किसान एक अच्छी फसल की करते हैं कामना। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने आज इतिहास रच दिया है। भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंच गया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने में देश के चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का अविस्मरणीय योगदान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा भी किया। और कोरोना वायरस के खिलाफ भारत का टीकाकरण अभियान ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल कर चुका है। 100 करोड़ डोज की उपलब्धि पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने के लिए हमारे सभी फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, वैज्ञानिकों, वैक्सीन निर्माताओं, केंद्र और राज्य सरकारों के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की। साथ उन्होंने लोगों से टीका लगवाने की भी अपील की है। I'm very happy to know that our country has crossed the 100 crore COVID vaccination mark today. This is indeed a significant milestone in our collective fight against the coronavirus. I congratulate all our frontline healthcare workers, scientists, vaccine manufacturers, states and central government on this remarkable achievement in such a short span of time. हमारा कोरोना वर्कर्स के जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है और दिन रात मेहनत करके देश के कोने कोने तक वैक्सीन पहुंचा रहा है। मेरी अपील है कि वैक्सीन लगवाने को आप लोग आगे आइए, तभी कोरोना हारेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 100 करोड़ टीकाकरण होने के उपलक्ष्य में देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आज 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया और देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। मैं देश की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन में जुड़े कर्मयोगियां, वैक्सीन लगाने में जुटे हेल्थ सेक्टर के प्रोफेशनल्स, सभी का खुले मन से, हृदय से
बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ पार होने पर देशवासियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि के जरिए दुनिया को भारत ने दिखाया है कि बड़े से बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। कि देश की एक उपलब्धि है, देश के सभी नागरिकों का आभार भी प्रकट करता हूं। वहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर वैक्सीनेशन कराने तक का ये दौर चला है, इसमें सभी कोविड वॉरियर्स का, हेल्थ वर्कर्स का और सभी इस मुहिम से जुड़े हुए लोगों का आभार प्रकट करता हूं। विशेष तौर पर हिंदुस्तान की जनता का, जिन्होंने आगे आकर वैक्सीनेशन करवाया भी और इस महामारी के समय करोड़ों जिंदगियां बचाने का काम भी हुआ। दुनिया भर में 100 करोड़ का यह आंकड़ा पार करके भारत ने दिखाया है कि बड़े से बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। बर्फीले पहाड़ हो, नदियों को पार करने का काम हो, समुद्र के पास भारी बारिश में भी ये काम करने का काम किया हो। हिमाचल पहला राज्य ऐसा बना तो गोवा ने भी ऐसी बड़ी उपलब्धि की जहां पर पहली डोज लगाने का 100% वैक्सीनेशन हुआ। एक के बाद दूसरा राज्य ये उपलब्धि हासिल करता गया। और गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड में बाढ़ की स्थिति और चलाए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। उत्तराखंड में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। कुमाऊं मंडल के विभिन्न क्षेत्रों से मलबे में दबे 6 और शव निकाले गए हैं। इस मंडल में अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 लोग लापता हैं। प्राकृतिक आपदा में 17 लोगों के घायल होने की खबर भी है। नैनीताल जिले में सबसे ज्यादा 28 मौतें हुई हैं। राज्य में राहत और बचाव कार्य जोरों पर चल रहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों से 1300 से अधिक लोगों को बचाया है। बल ने अपनी बचाव टीमों की संख्या 15 से बढ़ाकर 17 कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाने का निर्देश दिया है। बद्रीनाथ को छोड़कर 4 धाम यात्रा कल फिर शुरू कर दी गई है। करीब 8000 यात्रियों को केदारनाथ धाम के लिए रवाना किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हालात की समीक्षा और प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। और वहीं दक्षिणी राज्य केरल में हो रही जबरदस्त बारिश से नदियों, तालाबों का जलस्तर बढ़ने के कारण 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। पथनमथिट्टा में काकी बांध से पानी छोड़े जाने की स्थिति में निचले इलाकों में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई है। वहीं सबरीमाला में भगवान अयप्पा की यात्रा को स्थगित किया गया है। ज्यादा बारिश की वजह से भूस्खलन का खतरा लगातार बना हुआ है। राज्य में कुल 184 राहत शिविर मध्य केरल व प्रभावित जिलों में चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की उच्च स्तरीय बैठक कर आपदा से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाए जाने की समीक्षा की है। साथ ही फसलों सहित संपत्तियों को हुए नुकसान का भी आकलन किया गया है। वहीं अब राज्य में कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थान 25 अक्टूबर को खोले जाएंगे। इस बीच शुरुआती सर्वेक्षण में करीब 200 करोड़ रुपए के कृषि नुकसान का भी अनुमान है। वैज्ञानिक लगातार नजर बनाए रखे हैं। अक्टूबर महीना आधे से ज्यादा गुजर चुका है, लेकिन कई राज्यों में बारिश अभी भी जारी है। देश के कई राज्यों जिसमें दिल्ली, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में जोरदार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया गया है। इन राज्यों में पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिसका नतीजा ये निकला है कि कुछ जगहों पर जान और माल का भारी नुकसान भी पहुंचा है। दिल्ली में बीते 24 घंटों में जो बारिश हुई है वो राज्य ने कई दशकों से नहीं देखी थी। उधर केरल और उत्तराखंड में बारिश और फिर भूस्खलन ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली है। वैज्ञानिक इसके पीछे कई वजहों को जोड़कर देख रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मानसून में देरी और कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से कई जगहों पर अत्यधिक बारिश देखने को मिल रही है। और इस बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तराखंड की बात करें और केरल की बात करें, फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। अब कैसे किसान इस फसल का बीमा ले सकते हैं? किसानों को नुकसान बचाने के लिए 13 जनवरी 2016 को फसल बीमा की शुरुआत हुई थी। खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना होता है और इसका फायदा ऐसी ही प्राकृतिक आपदाओं के बाद मिलता है। प्राकृतिक आपदा से खराब फसल में बीमा प्रीमियम को इसीलिए बहुत कम रखा गया ताकि किसानों पर कोई बोझ ना पड़े। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाणिज्यिक और बागवानी फसलों को भी बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। इसका बीमा 5% से लगभग है। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों में किसानों को
5% का प्रीमियम का भुगतान देना होता है, बाकी 95% सरकार जमा करती है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी यानी कि AIC इस योजना को संचालित करती है और निर्धारित करती है कि बीमा कैसे लोगों तक, किसानों तक पहुंचाया जाए। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा इसीलिए सरकार ने दिया है ताकि इससे जुड़े किसानों को इस प्राकृतिक आपदा के समय उनको राहत दी जा सके। बैंक जाकर या ऑनलाइन तरीके से फॉर्म जमा किया जा सकता है। किसान कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं ये हम देख लेते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए आप इस लिंक http://pmfby.go.in पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन में नजदीकी किसी भी बैंक शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का आप फॉर्म भर सकते हैं, ले सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसान को जो कागज चाहिए उसमें किसान की एक फोटो होनी चाहिए। इसके साथ साथ किसान का ID कार्ड, चाहे वो पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड भी बेहद ज़रूरी है। ये वो कागज़ है जिनके आधार पर आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। किसान का एड्रेस प्रूफ भी चाहिए, इसमें भी वही आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर घर के कागज़ भी लग सकते हैं। खेत का खसरा नंबर यानी कि जो खतौनी नंबर होता है, उस खतौनी नंबर का पेपर यानी कि फोटो कॉपी अपने पास जरूर रखें। खेत में फसल की बुआई हो इसका सबूत भी पेश करना होता है, इसके लिए आप पंचायत की मदद ले सकते हैं। इसके सबूत के तौर पर किसान पटवारी, सरपंच, प्रधान जैसे लोगों से एक पत्र लिखवा सकता है कि वो उसने फसल बोई थी और उसकी फसल खराब हो गई है। खेत बटाई या किराए पर खेत के मालिक के साथ एक करार कॉपी की भी जरूरत होती है। पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचे इसके लिए एक कैंसिल चेक यानी कि रद्द चेक लगाना भी जरूरी होता है, तभी फसल बीमा का फायदा आपको मिल पाएगा। फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी और फसल काटने से 14 दिनों के बीच भी पकी फसल में भी बीमा का लाभ मिलता है। यानी कि अगर आपने फसल काट रखी है और 14 दिन के अंदर बारिश हो गई, फसल खराब हो गई तो आपको फायदा मिलेगा। स्मार्टफोन, रिमोट सेंसिंग जोन और GPS तकनीक के इस्तेमाल से ये पता लगाया जाता है कि किस तहसील में, किस ब्लॉक में, किस क्षेत्र में कितना नुकसान हुआ है और उस आधार पर किसानों को फसल बीमा का मुआवजा दिया जाता है। और इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं जगदीश भट्ट जी हैं, पूर्व AGM हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। जगदीश भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले सर आपसे यही समझना चाहता हूं कि जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, बिहार, झारखंड, इसके साथ केरल की बात करें, लगातार बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में किसान फसल बीमा का लाभ कैसे उठा सकते हैं? धन्यवाद संतोष जी। ये निश्चित रूप से बहुत सारे प्रदेशों में ये प्राकृतिक आपदा आई है, लेकिन किसान भाइयों को अगर उनकी फसल खराब हो जाती है प्राकृतिक आपदाओं के कारण तो उनको हिम्मत नहीं हारनी है। बैंक को उनको फसल से संबंधित नुकसान के बारे में सूचित करना है और बैंक से उसकी सहायता मांगनी है। और ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कवर से जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड है आपके पास या आपने कोई फसल ऋण लिया है तो आपके लिए तो ये योजना मैंडेटरी है, माने अनिवार्य रूप से है। लेकिन अगर किसी ऐसे किसान है जिसने किसी से लोन नहीं लिया है लेकिन उसके भी नुकसान हुआ है तो उसको भी स्वैच्छिक रूप से अगर वो बीमित फसल का ले लेता है तो वो बीमा योग्य हो जाती है। और ये कंप्रेहेंसिव बीमा है, व्यापक बीमा है। और इसकी एक तो सबसे बड़ी बात आपने जैसा कि बताया कि बहुत कम दर है। रबी की फसल के लिए केवल 1.5% और खाद्य फसल दलहन तिलहन के लिए 2% और यहाँ तक कि जो वाणिज्यिक फसलें हैं, कमर्शियल क्रॉप्स हैं, उनके लिए भी 5% तक प्रीमियम पे के लिए किसानों को उपलब्ध हो जाता है। और केंद्र सरकार अगर उस क्षेत्र को प्राकृतिक आपदा के लिए चक्रवात या सूखा या भूकंप या आग या बाढ़ या सुनामी या ओलावृष्टि, किसी भी प्रकार का भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, यहाँ तक कि कीट आक्रमण का या शीतलहर का या ठंड से भी प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो भी किसानों को उसकी फसल की हानि का लगभग 33% से अगर अधिक है तो सरकार उसकी भरपाई ये बीमा कंपनियां करती हैं। लेकिन बैंक की शाखा से आपको संपर्क करना होगा। जगदीश जी, अब एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जैसे देना होगा, जैसे बारिश की वजह से फसलें अभी खराब हो गई हैं, धान की फसल बड़ी मात्रा में खराब हो गई हैं, क्या जिन किसानों की फसलें खराब हो गई अब वो नजदीक में तहसील जाके संपर्क करें, SDM से संपर्क करें, अब उन्हें तुरंत में क्या करना होगा? हाँ, उनको तो संपर्क करना ही है और उसके साथ साथ जो बैंक का प्रबंधक है उसके बाद वो अपने जो डिस्ट्रिक्ट जिला स्तरीय समिति होती है, बैंकर समिति है, उसको वो सूचना देता है। उसके माध्यम से राज्य सरकार को और राज्य सरकार के द्वारा अगर निर्देश दे दिया जाता है, क्योंकि फसल बीमा का आकलन करते हैं, अगर उस क्षेत्र में पूरे संपूर्ण क्षेत्र में उससे किसान प्रभावित हुए हैं तो
फसल बीमा को सीधे सीधे आदेश दे दिया जाता है और वहां से कंपनसेशन के लिए आप अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी लिख करके भेज सकते हैं। ये सूचना सरकार के पास पहुंचनी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है सरकार के पास तक। कभी कभी तो सरकार अपने आप सुओ मोटो स्वतः अपने निर्देश दे देती है क्षेत्र को देखते हुए, लेकिन कई बार किसान का व्यक्तिगत रूप से भी नुकसान हुआ है और वो किसी आसपास के क्षेत्र के लोगों का नहीं हुआ है, तो उसको भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा के कारण, यहाँ तक कि अगर कोई ओलावृष्टि हो गई, बादल फट गया या कीटों ने आक्रमण कर दिया, उसकी व्यक्तिगत रूप से फसल का नुकसान हुआ, तो उसको भी इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा लाभ मिल सकता है। अब जगदीश जी, क्या इस समय जैसे जब बारिश या ओलावृष्टि की वजह से फसल खराब हो रही है, तो क्या हेल्पलाइन नंबर भी जारी करते हैं, चाहे बैंक जारी करे या फिर तहसील जारी करे, क्या उसके माध्यम से भी किसान मदद दे सकता है? हाँ, ये सूचना दी जा रही है। राज्य सरकार का कृषि विभाग, विभिन्न राज्य की सरकारों ने इस तरीके से, जहां पर इस तरीके की प्राकृतिक घटनाएं हुई हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र के किसानों को सूचना के लिए दिया है और अखबार के माध्यम से भी और दूरदर्शन के माध्यम से भी, जैसा कि आप के द्वारा किसान समाचार के माध्यम से भी लोगों को उसका लिंक भी मिल रहा है कि किस प्रकार के लिंक से वहां से वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उनको देना होगा। लेकिन इसके बारे में जो विशेष रूप से सरकार की तरफ से जब काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो बीमा शुल्क है उसका अगर जो प्रीमियम है उसका अंतर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के अदा करती हैं, तो कितना नुकसान का लाभ होगा, कितना उसका आकलन किया गया है, ये राज्य सरकार निर्धारित करती है। जी, तो बहुत बैंक बहुत के पास फॉर्म आवेदन पहुंचना बहुत जरूरी है। किसान लोग अपना संपर्क नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सभी जानकारी के लिए जगदीश जी। तो किसानों को जागरूक होने की बेहद ज़रूरत है। फसल बीमा का लाभ वो ले सकते हैं, यही मौका है। जब उनकी बारिश से फसल बर्बाद हुई है तो वो अपने तहसील में संपर्क कर सकते हैं, नज़दीकी किसी भी बैंक शाखा में जाकर संपर्क कर सकते हैं और फसल बीमा का लाभ वो ले सकते हैं। और अब बात करते हैं असम की। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित भारतीय राज्य असम विभिन्न कारणों से, मुख्य रूप से अपनी व्यापक प्राकृतिक सुंदरता और विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है। कई नृत्य रूप हैं जो असम से उत्पन्न हुए, लेकिन असम के बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य को बिहू स्वदेशी लोक नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। बिहू न केवल असमिया लोगों के लिए एक नृत्य रूप है, बल्कि असमिया लोगों की विविध संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रण और प्रतिनिधित्व भी करता है। बिहू नृत्य असम में मनाए जाने वाले वार्षिक बिहू उत्सव से जुड़ा है, इसीलिए लोक नृत्य बिहू असमिया लोगों द्वारा पसंद किया जाता है, क्योंकि यह उनकी पहचान है। असम राज्य में बिहू का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव को मनाने के लिए कुछ युवा लड़के और लड़कियां रंग बिरंगे सुंदर पारंपरिक कपड़े पहनकर गोल दायरे में ढोल और पेपा की धुन पर नाचते गाते हैं। यह त्यौहार खास तौर पर किसानों के द्वारा मनाया जाता है। काती बिहू कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। असम राज्य के लोग आषाढ़ व श्रावण महीने में धान की खेती बोते हैं, जो कि अश्विन महीने के अंतिम दिनों में पककर तैयार हो रही होती है, जिसे काटने के बाद उनके घर में मानो स्वयं लक्ष्मी जी आ गई हो, ये उनकी मान्यता है। क्योंकि वो बड़े ही उत्साह पूर्वक, उत्सुक पूर्वक इस धान को अपने घर पर लाते हैं और कार्तिक की संक्रांति को शुभ मंगल कामना के लिए तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक भी जलाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि काती बिहू को कृषि का त्यौहार व कंगाली बिहू यानी कि गरीबों का त्यौहार भी कहा जाता है। कोंगाल शब्द का अर्थ गरीब होता है। इसके अलावा इस दिन साकी नामक दीपक को खेतों के किनारे बांस के खंभे के नीचे जलाया जाता है। इसके अलावा वहाँ के किसान कीटों से अपने खेतों की रक्षा करने के लिए मंत्रों का जाप भी करते हैं और एक अच्छी फसल की कामना करते हैं। ये हमारा परंपरा है, हमारा जो फेस्टिवल बिहू, हाँ 3 बिहू है। यही एक काटी बिहू है, इसको हम खेती का उत्सव है। ये जो हम खेत कर रहा है वही जो पोक पड़ुआ नाश करने के लिए हम खेती से एक माटी का बंटी जलाता है, यही हमारा परंपरा है। और फिर हम सुताल में तुलसी गस रुआ ही यहाँ पर बंटी जलाता है, भगवान से दुआ करते हैं हम लोग सभी का सुशी रखें। असम का मूल उत्सव है बिहू, और बिहू 3 प्रकार का है। काटी बिहू एक उसका ही अंश है, और कृषि प्रधान है असम। कृषि के समय में अभी खेतों में दिया जलाए जाते हैं। देखा जाए तो इससे जो कीड़ा होता है खेत में उसका नाश होता है। ऐसा एक
लोक विश्वास है। और धूमधाम से असम में ये बिहू मनाया जाता है। घर के आंगन में जो तुलसी का पौधा होता है उसमें भी दिया जलाया जाता है। और ऐसे करके सभी के सुख शांति के लिए और खास करके फसल के उत्पादन के लिए ये बिहू काटी बिहू मनाया जाता है। और अब देखते हैं कि इस मौसम में सरसों की खेती करने वाले जो किसान हैं वो क्या क्या सावधानियां बरतें। रबी सीजन के दौरान तिलहनी फसलों में सरसों का खास स्थान है। सरसों को पानी की कम जरूरत होती है, यानी सीमित सिंचाई की दशा में भी ये अधिक लाभदायक है। उन्नत विधियां अपनाकर अधिक पैदावार ली जा सकती है। बुआई के समय 25 से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त रहता है। इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सरसों के खेत में पानी ठहरना नहीं चाहिए। खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 3 से 4 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। कतार से कतार के बीज की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। बुआई के 15 से 20 दिन बाद घने पौधों को निकाल दें और 2 पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी कर दें। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। सरसों की खेती के लिए गोबर की सड़ी हुई खाद की बुआई से पहले और अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए तथा सिंचित दशा में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देनी चाहिए। सरसों में पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी फलियों में दाने भरते समय करनी चाहिए। जाड़े के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो दूसरी सिंचाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। बुआई से पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं। सरसों की फसल में जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाए तब फसल को काटकर, सुखाकर या मड़ाई करके बीज अलग कर लेने चाहिए। सरसों के बीज को अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारण करना चाहिए। और अब बात करेंगे कि कचरे से कंपोस्ट को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान कार्यक्रम को साकार करने के उद्देश्य से कल वाल्मीकि जयंती के अवसर पर कई प्रदेशों में कई जिलों में स्वच्छता ही सेवा अभियान 2 के तहत जनपद के लगभग 121 वार्डों में जिलाधिकारियों से लेकर ग्राम स्तर के अधिकारी तक सभी ने स्वयं झाड़ू लेकर साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस अभियान में जनपद के सभी अधिकारियों के साथ ही आम जनमानस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बांदा में भी अलग अलग स्थानों पर स्वयं झाड़ू लगाकर एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के माध्यम से लोगों को संदेश देने का प्रयास किया गया कि समाज के हर व्यक्ति को अपने शहर मोहल्लों को साफ रखने का प्रयास करना चाहिए। जनपद बांदा में भी स्वच्छता ही सेवा सुंदर बांदा, स्वच्छ बांदा सुंदर बांदा, इस अभियान के तहत आज हमारे पूरे जनपद के 8 नगर पालिका और नगर पंचायतों के 121 वार्डों में हमारे जिला स्तरीय अधिकारी, तहसील स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, एक सेक्टर अफसर के रूप में, एक सेक्टर सुपरवाइजर के रूप में और हर टाउन एरिया और नगर पंचायत में 2 व्यवस्थापक के रूप में और हर वार्ड में कम से कम 15-20 सफाई कर्मचारियों की टीम लगी हुई है। हमारे नेहरू युवा केंद्र के और हमारे युवा कल्याण विभाग के भी वॉलंटियर सफाई काम कर रहे हैं। और स्वच्छता के इस अभियान में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों में स्वच्छता को लेकर काफी उत्साह दिखाई पड़ा। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी के इस अनूठे प्रयास की जमकर तारीफ की और स्वच्छता मिशन में शामिल होकर शहर को साफ सुथरा बनाने का संकल्प भी लिया। बांदा को स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ बनाने की अनुपम अनूठी पहल चालू करी गई है। वाल्मीकि जयंती है, उस उपलक्ष्य में नगर के जितने भी वार्ड हैं उसमें सभी अधिकारियों के द्वारा स्वच्छ सुंदर बांदा बनाने के लिए पहल करी गई है और हमें बांदा को सुंदर बनाने की एक सोच बदलनी है लोगों की। सबकी जिम्मेदारी है क्योंकि अगर हम लोग ही तो कूड़ा फैलाते हैं, हम लोग ही अगर इसको ऐसे कूड़ा नहीं फैलाएंगे तो इतनी गंदगी नहीं होगी। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और देखते हैं कि इस मौसम में किसान अपनी फसलों का कैसे रखे ध्यान। जम्मू कश्मीर के किसान धान की कटाई जारी रखें। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गोभी और सरसों की बुवाई का काम कर लें। वहीं हिमाचल प्रदेश के किसान धान की कटाई कर लें। साथ ही पहाड़ी इलाकों में जौ की कटाई कर लें।
बारिश की संभावना को देखते हुए उत्तराखंड के किसान फिलहाल धान की कटाई न करें, साथ ही कटी उपज को सुरक्षित और छायादार स्थान पर रख दें। साथ ही उत्तराखंड के किसान खड़ी फसलों में सिंचाई भी न करें। वहीं पंजाब के किसान पक चुके धान की कटाई करें। पश्चिमी क्षेत्र में किसान धान की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान कपास की चुनाई का काम भी कर सकते हैं। बात करें हरियाणा की, तो यहाँ के पश्चिमी अंचल में पक चुके मूंग की कटाई करें और यहाँ के किसान अभी के समय कपास की चुनाई भी कर सकते हैं। हरियाणा के पूर्वी अंचल में मटर की बुवाई करें। बुवाई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें किसान। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार।